बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए। सियासी तौर पर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है और इस हवाले से आप देखिए कि पूरी मुस्लिम लीग नून हिल कर रह गई है और इसी वजह से मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा है उससे नजर आ रहा है कि उन्होंने खास तौर पर आसिम सलीम बाजवा साहब को निशाना बनाया और DGISPR के हवाले से भी उन्होंने बात कही और कहा कि उनको वो बातें नहीं करनी चाहिए थी जो DGISPR ने कही हैं। अब मरियम साहिबा ने आसिम सलीम बाजवा साहब को क्यों निशाना बनाया और वो क्या चाह रही हैं इदारों से, फौज से क्या चाह रही हैं, क्या धमकियां दे रही हैं, वो उनका अहम तरीन पैगाम क्या है, मेन पैगाम क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर ये कि अब अगली गिरफ्तारी किसकी है, शहबाज शरीफ साहब के बाद अब कौन गिरफ्तार होने वाला है, इस हवाले से मैं इसमें बात करूंगा। इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि आने वाले दिनों में लग ये रहा है कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिस तरह से एहतजाज करने जा रही थी और लॉन्ग मार्च की धमकी दे रही थी और मुजाहरे और रैलियां, वो सब फीका पड़ता नजर आ रहा है। वो मामला उस तरह नहीं चलते नजर आ रहे क्योंकि एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तारपुर साहिबा पर भी फर्द जुर्मायत कर दी गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के, आसिफ जरदारी साहब, फरियाल तारपुर साहिबा, इनकी गिरफ्तारी के इम्कान उतने नहीं हैं जितने कुछ और शख्सियात के हैं। तो दो के मैं हवाले से बात करना चाहूंगा जरा। एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो नई चीजें सामने आई हैं वो बड़ी हैरान कुन है। अब आपको पता है नैब ने फजलुर रहमान साहब को बुला रखा है और उनकी पूरी प्लानिंग है कि वही काम करेंगे जो मरीम साहिबा ने किया था कि नैब ने बुलाया था तो वहां पर फिर पथराव वाला मामला शुरू हो गया और हत्ता के फिर नैब ने कहा कि जी आप चले जाएं, इस माहौल में तो हम बयान नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो उसी से सबक सीखते हुए फजलुर रहमान साहब भी बिल्कुल उसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के इम्कान बहुत ज्यादा हैं। तो फजलुर रहमान साहब की बारी आ रही है और इसके साथ दूसरी बारी किसकी आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो नई चीजें आई हैं, नैब को जो नई मालूमात मिली है उनके मुताबिक फजलुर रहमान साहब के बंगले हैं, सैकड़ों कनाल ज़रई अराज़ी और दुकानों के भी मालिक निकले हैं फजलुर रहमान साहब। अब मौलाना के करीब तरीन साथी मूसा खान पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और इनकी गिरफ्तारी की वजह से भी बहुत सी चीजें पता चल रही हैं नैब को। अब इसमें अभी एक और बड़ी चीज ये सामने आई है कि मौलाना के असासों में चक शहजाद इस्लामाबाद में 3 अरब मालियत की जमीन हाल ही में फरोख्त की गई है, 3 अरब मालियत की। इसके अलावा मौलाना के F8 इस्लामाबाद में बंगला, पिशावर, कराची और कोयटा में मार्केटें भी पता चल चुकी हैं और इसके अलावा डेरा इस्माइल खान में सैकड़ों कनाल अराजी भी है। अब ये चीजें सामने आ रही हैं तो फजलुर रहमान साहब के गिरद घेरा तंग हो चुका है। इनके जवाब वो किस तरह देंगे, कैसे मनी ट्रेल देंगे, ये सब कैसे होगा। अब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी क्यों हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जनाब इसी के बाद हुई, ये क्या हुआ और हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पहले ली थी, अब क्यों नहीं ली। असल में जो उनके खिलाफ सबूत सामने आए हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। 4 वादा माफ गवाह बन चुके हैं, इनके अपने ही लोग मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ जो काम करते थे, 4 वादा माफ गवाह बन गए। उन्होंने सारी तफसील बता दी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उस्मान है, उससे बहुत सी चीजें पता लगी। अब मेन चीज, बुनियादी चीज, ताकि वीडियो मुख्तसर रहे, कि 26 करोड़ के असासे बताते हैं जबकि निकलते हैं 7 अरब रुपए के। जाली कंपनियां निकल आती हैं, अरब हार रुपया मुलाजमीन के अकाउंट से निकलता है, जाता है, इनके अकाउंट्स में आता है। बाहर से अरबों रुपए की, करोड़ों डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जिनके हवाले से शहबाज शरीफ साहब एक जुमला, एक लफ्ज नहीं बताते कि ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये आमदनी कहां से आ रही है और ये जो आपने असासे बनाए, आमदनी आपकी डिक्लेयर्ड इतनी नहीं थी, ये असासे कैसे बन गए, कोई इस चीज का जवाब नहीं है। अरबों रुपया चपरासी के अकाउंट से निकल रहा है इनके। तो ये सब सवाल थे जिनके जवाब शहबाज शरीफ साहब नहीं दे सके। सिर्फ यही कहते हैं कि जी मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैंने तो अरबों रुपए कौम के बचाए हैं, मैंने फलां मंसूबा लगाया, फलां मंसूबा लगाया। लेकिन आपके और आपके खानदान में ये जो अरबों रुपया इस तरह से एक चेन बन रही है, वो घूम रहा है और मुलाजमीन से घूम के आ रहा है, उनको इस तरह से जा रहा है। आपकी कंपनियों के मुलाजिम हैं, 9.5 अरब रुपया तो एक शुगर मिल के मुलाजमीन के अकाउंट से
पता चल रहा है, इसका कोई जवाब नहीं दे सके, तो इसलिए फिर उनकी अब गिरफ्तारी हो गई है शहबाज शरीफ साहब की। अब देखिए मरियम नवाज साहिबा की अगली बारी नजर आ रही है। फजलुर रहमान साहब का मैंने बता दिया और मरियम साहिबा का मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। अब देखिए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम नवाज साहिबा ने, उसमें उन्होंने एक तो ये कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो शीन लीग नहीं बना रहे, ये उन्होंने कहा है कि अलग नहीं हो रहे, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया है। और ये बातें होती रहती हैं। उन्होंने एडमिट भी किया, बिल्कुल हमारे अंदर लोग हैं जो बयानी से मुत्तफिक नहीं है मरियम नवाज के अपने और नवाज शरीफ साहब के, लेकिन फिर भी वो साथ रहेंगे और साथ हैं, यानी उनकी कोई मजबूरी है बहरहाल। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी वो चूंकि उन्होंने शीन लीग नहीं बनाई, ना वो बनाने जा रहे हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ना ही कोई मीम लीग बन रही है, बस नून लीग है, वही रहेगी। आसिम सलीम बाजवा साहब और उनके खानदान को उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट बनाया है, सबसे ज्यादा कि उनसे क्यों नहीं पूछा जाता दौलत के बारे में, हमसे पूछा जा रहा है, हमारा तो कारोबारी खानदान है, वो तो तनख्वाह लेते थे। अब फिर कहते हैं जी अदालतें इसका नोटिस क्यों नहीं लेती। तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि जी आप चले जाएं, अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो आप चले जाएं। फिर जी मीडिया आजाद नहीं है, मीडिया आजाद नहीं है, और पूरी एक एक लफ्ज, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक लफ्ज दिखाया गया, सुनाया गया, सवाल जवाब भी जो हुए वो भी दिखाया गया। फिर वो कहती है मीडिया आजाद नहीं है। अच्छा जी, फजलुर रहमान साहब का नोटिस हो, शहबाज शरीफ गिरफ्तारी हो, इस पर भी वो बात करती हैं और कहती हैं कि जी शहबाज शरीफ तो जो नवाज शरीफ कहें वो सर तस्लीम खम करते हैं, लब्बैक कहते हैं, और अपनी सोच उनकी 30 साल से मुफाहमत की है, मगर वो नवाज शरीफ के आगे कुछ नहीं कर सकते। अब बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही मरीम साहिबा ने कि जी इमरान खान की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए इदारों को समझना चाहिए कि उनकी किसी तौर पर सपोर्ट ना करें, और फिर ये अगर इमरान खान की सपोर्ट करते रहे तो फिर ये ना हो कि मुस्लिम लीग नून के हाथ से भी मामला निकल जाए। अब ये बड़ा वाजे फौज को इशारा है, धमकी है कि जी आप क्यों इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं और आप इस हुकूमत को गिराने में हमारा साथ दें। अब यही बात 90 की दहाई में होती रही। एक तरफ कहते हैं मियां साहब जी कोई वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी नहीं कर सका, फिर आप इस वज़ीर आज़म को भी हटाना चाहते हैं, और फिर कल को आप कहेंगे देखें जी कोई भी वज़ीर आज़म मुद्दत नहीं पूरी कर सका। आप कभी पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म हो, बेनज़ीर हो, कोई भी हो, उसको भी मुद्दत पूरी नहीं करने देते, फिर आप खुद ही कहते हैं जी मुद्दत नहीं पूरी करने दी जाती। अभी हाल ही में आप देख लीजिए यूसुफ गिलानी हो, आप उनको मुद्दत पूरी नहीं करने देते, फिर आप कहते हैं जी मुद्दत नहीं पूरी करने दी जाती, जब आपको निकाल दिया जाता है तो। अब देखिए कि अदालतों के हवाले से कहते हैं कि जी अदालतें क्यों नहीं ये केस देख रही, क्यों नहीं करती हैं। अच्छा, अपने जब केसेस बता रही हैं अपने कारकुनों के या अपने रहनुमाओं के कि जनाब राना सनाउल्लाह के, एहसन इकबाल ने जेल काटी, अच्छा सरीना लाठी के साथ अब काजी फैसल साहब की अहलिया का भी नाम बीच में ले दिया, जैसे वो भी कोई नून लीग की हैं कि जी वो भी जा रही हैं, इन लोगों का हो रहा है अगर एहतसाब तो जी आसिम सलीम बाजवा का क्यों नहीं। मुसलसल उन्होंने आसिम सलीम बाजवा को टारगेट रखा कि उनका होना चाहिए, उनका सारा कुछ पता लगे। फिर अतर मनिल्ला साहब की बड़ी तारीफ की, लेकिन जब उनकी तारीफ करती हैं तो साथ दूसरे जजेस जो उनके खिलाफ फैसला दे दें उनके खिलाफ बोलती हैं। तो जो जज आपको लगे आपके हक में है तो वो ठीक है, जो खिलाफ हो वो गलत है। और ये जो दबाव है, मिसाल के तौर पर अब वो आदत हो गई है शायद कि जिस तरह इन्होंने कहा जी जजेस बहाली तरीक, और उस वक्त इफ्तिखार चौधरी को जिस तरह बहाल करवाया, वो जी दबाव डाला पीपल्स पार्टी की हुकूमत हम गिरा देंगे, हम निकल रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, और फिर उस वक्त जनरल शफाक परवेज कियानी को बीच में इन्वॉल्व किया। यही ये चाहते हैं कि दोबारा हो कि जी उनसे दबाव डलवाया कि जी आप ये रिस्टोर करें इफ्तिखार चौधरी को, पीपल्स पार्टी पे दबाव डलवाया, वो चीजें नहीं भूलते जरदारी, और इसीलिए वो कहते हैं इस दफा फिर ये धोखा देंगे। तो बहरहाल अब एक दफा फिर उन मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजी वही है कि फौज पर इतना दबाव डालो, इनको बदनाम करने की कोशिश करो कि देखिए हम ये करेंगे, हम मीडिया में बात करेंगे, हम फैलाएंगे कि जी आप हैं पीछे, आप हैं पीछे। फजलुर रहमान साहब भी धरने में कहते रहे कि जी इदारे गिराएं, इनको गिराएं, क्यों हमारा साथ नहीं देते, ये गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत है, इसको गिराने में हमारा साथ दें, आप इसके साथ ना करें, वरना जाहिर है हम आपको भी टारगेट करेंगे, या तो पीछे हट जाओ। अब फौज ये कहती है, अस्करी क़यादत कहती है आइन और कानून के मुताबिक हमने चलना है, हम क्या करें। यानी माजी में अगर आप हुकूमतें गिरवाते रहे दबाव डालकर कुछ भी करके, कभी अदालतों से कभी कहीं से, तो अब आप चाहते हैं हम भी वही काम करें, और अगर नहीं करते तो आप फिर हमें बदनाम करना शुरू कर देते हैं। कियानी साहब का मैंने आपको बता दिया, फिर 90 की दिहाई का आपको बता दिया, फिर वो ज़ियाउल हक साहब का भी है जुनेजो साहब के खिलाफ उनके साथ। तो ये एक पूरी कहानी है। IGI का आप देख लीजिए, पीपल्स पार्टी आज तक रोती है कि किस तरह बनी, क्या किया गया।
اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گراؤ اس حکومت کو ورنہ ہم پھر آپ کو بھی بیچ میں رگڑا دیں گے. یہ عجیب سی اسٹریٹجی ہے جو سامنے آ رہی ہے. اور یہ تضادات ہیں. عدالتوں کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتوں میں بھی اچھے ججز بھی ہیں لیکن باقی دباؤ میں بھی آ جاتے ہیں, یعنی جو ان کے خلاف جتنے بھی فیصلے دیں گے وہ سارے دباؤ میں ہیں, جو ان کے حق میں دے گا وہ ٹھیک ہے جج. اور اب اس میں بھی یہ مسئلہ نظر آتا ہے کہ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے کبھی فون کر کے, کبھی سپریم کورٹ پہ حملہ کروا کے اپنی مرضی کے فیصلے, پھر اپنے بینچز بنوا کر انہی ججوں کے پاس کیس لگوانے, ان کو فون کرنے, یہ سب سامنے ہے. تو وہ دور وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہو کہ جو جج ہماری لائن پر چلے گا وہ ٹھیک ہے, وہ آئین اور قانون ہے, وہ دباؤ میں نہیں ہے. جو ہمارے دباؤ میں وہ دباؤ میں نہیں ہے. جو کوئی اور فیصلہ دے گا ہماری مرضی کے خلاف وہ دباؤ میں تھا, اس کی ویڈیوز بھی ہم ریلیز کر دیں گے, اس کا یہ کام بھی کر دیں گے. تو اس لیے یہ بار بار قاضی فائز صاحب, شوکت صدیقی صاحب کا خاص طور پر ذکر کرتی ہے کہ جی عدالت جرت کیوں نہیں کرتی, بلائے جرت آپ کر لیں, آپ عاصم سلیم باجوہ کے خلاف چلیں جائیں عدالت, آپ بھی جا سکتے ہیں, آپ کو کسی نے روکا ہے, عدالت خود سے کرے جی, عدالت خود سے کرے. اچھا اب اس حوالے سے اب سوال و جواب ہوتے ہیں. تو مریم صاحبہ نے کہا جی کیونکہ ان کے لندن کے گھر کے باہر احتجاج ہوا, کچھ نوجوانوں نے کیا, تو اس پر وہ کہتی ہیں جی وہ نامعلوم افراد تھے, پی ٹی آئی نے تو ڈسٹنس کیا ہے لیکن نواز شریف پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہ ان ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. لیکن لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اب تھوڑے بیک فٹ پر چلے گئے ہیں. وہاں پر انہوں نے اے آر وائی کے رپورٹر نے سوال کرنے کی کوشش کی, میں نے اس کا جواب نہیں دیا شہباز شریف کی گرفتاری پر. مریم صاحبہ کہتی ہیں روزانہ 10 مرتبہ میری نواز شریف سے بات ہوتی ہے اور وہ پوری طرح متحرک ہیں اور جلد وہ آئیں گے بھی, جب تک ٹھیک نہیں ہوتے تب تک نہیں آئیں گے, لیکن باقی وہ پوری طرح سے لیڈ کریں گے, لیڈ کر رہے ہیں بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے. اچھا پھر استعفوں کی بات پر بڑی دلچسپ بات ہوئی. وہ کہتے ہیں جی استعفے اگر یہ کہتے ہیں جی دیں گے تو الیکشن کرا لیں گے, نہیں تو ہم تو پھر بھی میدان میں ہوں گے اور ہمارے پاس لانگ مارچ کی بھی آپشن ہے. اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں یقیناً وہ استعفے نہیں دینا چاہتے واضح طور پر, کیونکہ اب اگر استعفے دیں گے تو پھر دوبارہ الیکشن, ابھی بھی کروڑ روپیہ لگانا پڑے گا الیکشنز میں, پھر اگلے الیکشنز کے لیے بھی تیاری کر کے کروڑوں روپیہ اس کے لیے اکٹھا کرنا ہے ان الیکشنز کے لیے, تو وہ تیار نہیں ہوں گے کوئی بھی استعفے کے لیے, وہ تیار نہیں ہے. اسی وجہ سے اس طرح کا ان کو بیان دینا پڑا ہے. اچھا عدالت پر بار بار پریشر کی بات کرتی ہیں اور پریشر خود ڈال رہی ہیں عدالتوں پر اس طرح کے بیان دے کے. آخر میں جو بات ہوئی وہ تھی جناب کے ڈی جی آئی ایس پی آر. اب دیکھیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا کہ جی ملاقات ہوئی زبیر صاحب کی اور اس میں مریم اور نواز شریف کا ذکر ہوا. اب اس پر کہتی ہوں کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ پھر جو باتیں میرے علم میں آئی ہیں اگر میں کر دوں تو بڑی بری بات ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن کانٹیکسٹ دیکھیے, پہلے انہوں نے الزام لگایا کہ جی یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیوں فوج نے سارا کچھ کیا, فوج نے الزامات لگائے سارا کچھ, اور پھر ان کو آنا پڑا. اور میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اصل میں اے پی سی سے پہلے انہوں نے آخری یہ دھمکی دی کہ جی ہم اب اے پی سی کر رہے ہیں, ہم یہ کام کر دیں گے, آپ ہماری سپورٹ کریں اور یہ حکومت کی سپورٹ سے ہٹ جائیں, ہماری سپورٹ کرنا شروع کر دیں. یہ پیغام تھا. اب پہلے مریم صاحبہ نے خود کہا کہ جی کوئی نمائندہ نہیں ملا, پھر وہ جھوٹ پکڑا گیا اس وجہ سے کہ جی آپ پہلے بھیجتے ہیں اپنے نمائندے لوگوں کو بھیجتے ہیں, منت سماعت کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کہ آپ عمران خان کی سپورٹ نہ کریں اور ساتھ دھمکی دیتے ہیں ورنہ ہم اے پی سی میں یہ کر دیں گے. مطلب یہ کس طرح کا نظریہ ہے کہ اپنا کام نکل جائے, اگر مریم صاحبہ کو باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے, کسی طرح سے ان کو ڈیل ہو جاتی, باہر چلی جاتی ہے تو سب ٹھیک ہے, سب ختم, اور اس کے بعد پھر اگلے الیکشنز تک دیکھا جائے گا. لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ اداروں کے خلاف آ جاتے ہیں. اب آخر میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے پھر وہ کہتے ہیں جی بڑے انکشافات ہو رہے ہیں اور میں شیخ رشید کی باتوں کا, ان کے 10 سوالوں کا جو کہ ایک مذاق ہے, میں ایسی لو اور بےہودہ باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتی. یہ ان کا لب لباب ہے, لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے گرفتاری سے پہلے ان کی بھی یہ کوئی آخری پریس کانفرنس ہو سکتی ہے, اور کیونکہ کیسز ان کے خلاف بھی ہیں اور ضمانت پر وہ ہیں تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ تھا لیٹسٹ, میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.